हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आपका रियल लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज हम इस एक्ट को एक क्लास की तरह नहीं, बल्कि मैं इस एक्ट को आपको एक इजी से इजी लैंग्वेज में और एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। ठीक है। इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसे हम पोस्ट एक्ट भी कहते हैं, POSH, पोस्ट एक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पोस्ट एक्ट। ये स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये एक्ट क्यों आया, किस लिए आया। ठीक है। तो पहले हमें हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है कि क्यों ये एक्ट आया। देखो, 1992 में क्या था। 1992 में एक लेडी थी, भवरी देवी। ठीक है, भवरी देवी। भवरी देवी वो क्या काम करती थी? वो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम करती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार एक 9 मंथ की बच्ची की चाइल्ड मैरिज रोक दी। 9 मंथ, क्या एज होती है 9 मंथ, उसकी चाइल्ड मैरिज रोक दी। तो उससे क्या हुआ, उससे राजस्थान में, आपको पता होगा कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत ही कॉमन है। तो उस टाइम तो ये और भी ज़्यादा था। तो जब जब उन्होंने 9 महीने की बच्ची की चाइल्ड मैरिज रोकी, तो उसमें से कुछ गांव, उसी गांव के पांच लोगों ने पांच लोगों ने मिलकर भवरी देवी का उनके हस्बैंड के सामने ही रेप किया। ठीक है, 2 लोगों ने उनके हस्बैंड को मारा पीटा पकड़ लिया और फिर बारी बारी रेप किया। ये कोर्ट कोर्ट में गया ये वाला केस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो पांचों के पांचों थे ना पर्सन, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा था प्रॉपर, पहले तो जब ये हुआ था तो पहले तो कंप्लेंट ही फाइल नहीं हो रही थी। पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं ले रहे थे हैं, और बहुत डिले भी हो रहा था, कोई जस्टिस ही नहीं मिल रहा था। और केस भी गया तो क्या हुआ, वो पांचों के पांचों छूट गए। ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि ये बात एक एनजीओ को पता चलती है। उस एनजीओ का नाम होता है विशाखा। विशाखा। यहाँ विशाखा उस लेडी का नाम नहीं है जिसका रेप हुआ था। रेप जिसका हुआ था उनका नाम है भवरी देवी जी। ठीक है। और विशाखा एक एनजीओ है, तो वो यहाँ पे आती है। इसके पीछे अब देखो, ये वाला जो एक्ट था ना, पोश एक्ट, ये अचानक नहीं आया। इसके पीछे क्या था? जुडिशियल एक्टिविज्म था। जुडिशियल एक्टिविज्म था। ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट था। ठीक है। और ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल इनजस्टिस का लंबा हिस्ट्री था। ठीक है। अब देखो, भव्य देवी का 1992 में राजस्थान की देवी के साथ जो गैंग रेप हुआ, उसका क्राइम था, क्या था कि वो चाइल्ड मैरिज रोकने की ड्यूटी कर रही थी। अब जब कोर्ट से उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिला, इस इंसिडेंट के बाद एक एनजीओ का नाम मैंने आपको बताया, विशाखा। ठीक है। उसने क्या करा, PIL फाइल कर दी कोर्ट में। ठीक है। अब देखो, ठीक है, PIL फाइल कर दी। अब देखो, इसके आते हैं हम प्रियम्बल में, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। देखो, ये इसका प्रियम्बल है, हर एक्ट का। ये इसका प्रियम्बल है। इसका प्रियम्बल क्या कहता है ये देखते हैं। देखो, जैसे वो कोर्ट केस फाइल हो गया था एनजीओ ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो देखो प्रियम्बल से ही मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद इस एक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया होगा ना, कि मतलब वुमेन को प्रोटेक्शन देना सेक्सुअल हरासमेंट से, अगर वो कहीं पे काम कर रही है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब प्रियम्बल इसका ये वाले पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये पॉइंट क्या कहते हैं? सेक्सुअल हरासमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 किसका? इक्वलिटी का वायलेशन हुआ। ठीक है, इक्वलिटी का वायलेशन। ठीक है। और आर्टिकल 21
राइट टू लाइफ डिग्निटी का भी वायलेशन हुआ इस केस में। आर्टिकल 19(1)(g), तो यहाँ पर राइट टू प्रोफेशन का भी वायलेशन हुआ। जब तक पार्लियामेंट प्रॉपर लॉ ना बनाए, कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रॉपर लॉ नहीं बन रहा, आपकी विशाखा गाइडलाइंस फॉलो होंगी। ठीक है, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो होंगी? विशाखा गाइडलाइंस हर जगह फॉलो होंगी। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा था। अब विशाखा गाइडलाइन में क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन में था कि जो वर्क प्लेस है, ठीक है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को बताया गया कि क्या डेफिनेशन मानी जाएगी। ठीक है, उसका कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होगा, ये बोला गया विशाखा गाइडलाइन में। और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फीमेल के साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ विशाखा गाइडलाइंस थी, ये कोई एक्ट नहीं था, ये गाइडलाइंस थी। तो इसे फॉलो कोई स्टेट फॉलो कर रहा है, कोई स्टेट फॉलो नहीं कर रहा। और इसी गैप को फिल करने के लिए क्या हुआ, विशाखा गाइडलाइन तो चल ही रही थी, फिर क्या होता है कि जब ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, फिर 2012 में एक लेडी आती हैं जिनका नाम होता है मेधा, MEDHA, मेधा कोतवाल। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि 2012 में इन्होंने एक PIL डाली कि जब विशाखा गाइडलाइंस का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, हर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, विशाखा गाइड इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, कंप्लेंट कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती, बायस होती है, एम्प्लॉयर डेलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब गाइडलाइन ही फॉलो नहीं हो रही तो उनकी क्या वैल्यू है। फिर इसके बाद मेधा कोतवाल की PL के बाद क्या होता है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाए और टाइम बाउंड इंक्वायरी करे। ठीक है, और उसके लिए एम्प्लॉयर को ये कहा गया कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते। ठीक है, ये जजमेंट आया और इसने विशाखा को रिवाइव किया और पार्लियामेंट पर डायरेक्ट प्रेशर डाला। फिर मेधा कोटवाल केस का क्या इम्पैक्ट हुआ, इस केस के बाद गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि गाइडलाइन को खत्म करने का टाइम आ चुका है और अब प्रॉपर लेजिस्लेशन बनना चाहिए। ठीक है, अब ड्राफ्ट की अब क्या हुआ, पार्लियामेंट में पहले डिबेट हुई, फिर ड्राफ्ट को फाइनल शेप दे दी गई। अब देखो क्या होता है, 2012, ये डेट नोट करना एग्जाम में आ सकती है। 2012 में ये लोकसभा में पास हुआ। ठीक है, लोकसभा में पास हुआ। 2013 में इसको राज्यसभा का अप्रूवल मिला, राज्यसभा का अप्रूवल मिल गया। और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये 9 दिसंबर 2013 को एनफोर्स हो गया। कौन सा एक्ट बन गया? सेक्सुअल हरासमेंट, ये पूरा एक्ट एनफोर्स हो गया। इसका क्या इफेक्ट हुआ, इसने विशाखा गाइडलाइन को रिप्लेस कर दिया। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट क्या था, अब ये बन गया स्टैच्यूटरी। ठीक है, अब इसमें क्लियर प्रोसीजर आने लगा, प्लस पेनल्टी भी बताई गई। तो अब यही सब चीजें मैं आपके साथ इस एक्ट में डिफाइन आपको समझाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपका इसका प्रियम्बल बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो यहाँ सबसे ऊपर क्या लिखा है, एक्ट नंबर 14 2013 सन 2013 में ये 14वें नंबर का एक्ट था। इसका मतलब सिंपल यही होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ठीक है, अब देखते हैं अब ये लॉ क्यों बनाया गया। ठीक है, अब इसी प्रियम्बल की, एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, सिंपल से शब्दों में बता, देखो ये लॉ वुमेन को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए बनाया गया था। अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए तो क्या होगा, तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट, ठीक है, का सॉल्यूशन देने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब मतलब सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिलेगी, कंप्लेंट भी होगी और जस्टिस भी मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे भी कर सकते हो और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगता है
तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैटर कनेक्टेड देयरफॉर और इंसिडेंटल थ्रू आउट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कमेटी बनाना है, इंक्वायरी का प्रोसेस करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, और पेनल्टी, ये सब चीजें इसी एक्ट में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशन पार्ट 4 क्या कहता है, इसका मतलब क्या कहता है। अब ये देखो, अब यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखो, वेयर सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे हो रहा था। आर्टिकल 14 देखो, वुमेन टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर राइट टू लाइफ लिव विद डिग्निटी ऑफ। अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल हो, ऑफिस में मेल एम्प्लॉय सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो फीमेल एम्प्लॉय को भी हरासमेंट के डर से अनकंफर्टेबल होता है। तो इक्वलिटी कहाँ हुई, कोई इक्वलिटी हुई कि मेल तो आराम से काम कर रहा है लेकिन फीमेल एम्प्लॉय डर डर के काम कर रही है, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। ठीक है, अब 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन, कि आप ये कहता है कि यहाँ पे आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सिर्फ वुमेन को टारगेट, ये सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ वुमेन को टारगेट करता है, इसलिए ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसका आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ का मतलब है, मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि इज्जत के साथ जिंदा रहना। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे अगर एक वुमेन डेली ऑफिस जाती है और ऑफिस जाते हुए वो डर स्ट्रेस और टेंशन में रहती है, तो उसकी तो लाइफ ऑफ डिग्निटी खत्म ही हो रही है ना। तो ये तीनों आर्टिकल का वायलेशन है। ठीक है, अब आर्टिकल 91G क्या कहता है, आर्टिकल 91G होता है, वो कहता है प्रोफेशन का राइट, प्रोफेशन का राइट, मतलब कि हर किसी को राइट है कि वो, हर इंसान को काम करने का हक है, और वो भी सेफ एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब हरासमेंट के कारण कोई वुमेन जॉब छोड़ देती है, तो राइट टू प्रोफेशन का वायलेशन उसका तो छीन गया ना। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, देखो एक चीज बताती हूँ, अब यहाँ पे मैंने आपको प्रियम्बल पूरा समझा दिया क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ, एक है CEDAW, इसकी फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट में बतानी है। 25 जून 1993 को इंडिया ने CEW को एक्सेप्ट किया, रेक्टिफाई किया। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये बोला गया कि वुमेन के साथ CEDAW, इसमें कहा गया कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए और वर्क प्लेस भी सेफ होना चाहिए। ठीक है, जब इंडिया ने CEW को रेक्टिफाई किया तो इंडिया पर भी ये लॉ कंपल्सरी हो गया। अब फाइनली लॉ बन गया, तो आपको आई होप प्रियम्बल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा वेयर एक्ट लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं चैप्टर 1। देखो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल है इसमें 8 चैप्टर। ठीक है, 8 चैप्टर हैं, ये आपको याद रखना है, और 30 सेक्शन है, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और जो इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2, इसमें 16 डेफिनेशन दी गई है टोटल, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ ही है, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको करवाऊंगी, सारी डेफिनेशन करने का कोई पर्पस बनता ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, दिस एक्ट may be called the sexual harassment of workmen at workplace prevention provision and redressal। ठीक है, देखो आपको इस एक्ट का पूरा नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि इसके फुल फॉर्म बताओ, तो यहाँ ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे 2 P हैं, तो प्रिवेंशन या प्रोविजन के यहाँ पे प्रोटेक्शन लिख देंगे, तो उस चक्कर में बच्चों का गलत हो जाएगा कि वुमेन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आएगा, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं आता, प्रिवेंशन प्रोविजन और रिड्रेसल। ठीक है, ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ठीक है, और ठीक है, आपको इन तीनों वर्ड की मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्रिवेंशन होता है रोकना। ठीक है, रोकना, और प्रोहिबिट होता है बिल्कुल ही मना कर देना, और रिड्रेसल होता है कंप्लेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये एक्ट सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं, पहले प्रोटेक्शन फिर जस्टिस देता है। चलो, अब ये मैंने आपको बता दिया कि होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड है। ठीक है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो, या कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, या हॉस्पिटल हो,
इसमें स्टेट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो स्टेट का, दिल्ली, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, हर जगह पोस्ट एक्ट सेम तरह से ही लगेगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में आते हैं। एग्रीड वुमेन, एग्रीड वुमेन कौन होती है? एग्रीड वुमेन वो होती है जिस लेडी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है। इसमें एज मैटर नहीं करती, उसकी एज क्या है ये मैटर नहीं करती। आप जैसे कुछ एक्ट होते हैं उसमें एज डिफाइन होती है, इसमें एज डिफाइन नहीं है। अगर 14 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो वो भी एग्रीड वुमेन ही मानी जाएगी, ठीक है। सैलरी मैटर नहीं करती, एम्प्लॉयमेंट कंपल्सरी है ये भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब एक ये सिंपल सा बताती हूँ। देखो एग्रीड वुमेन इसमें कौन कौन होती है ये देखो। इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, कोई भी वुमेन हो, कोई भी एज मैटर नहीं करती, एम्प्लॉयड हो या ना हो। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, एम्प्लॉयड हो या ना हो। देखो एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है, वहां पे एक लेडी एक दिन, सिर्फ एक दिन आती है। वो किसी दूसरे ऑफिस से आती है, लेकिन ऑफिस की मीटिंग के लिए आती है। अब जो मीटिंग के लिए आई है वो वहां पे एम्प्लॉयड तो नहीं ना, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो भी एग्रीड वुमेन ही कहलाएगी। आई होप आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, कोई ड्वेलिंग प्लेस हो, हाउस हो, जैसे घर में मेड काम कर रही है, कोई बच्ची काम कर रही है, या कोई वुमेन है वो, ठीक है, आपके घर का काम कर रही है, डोमेस्टिक हेल्पर है, तो वो भी एग्रीड वुमेन कहलाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? इन रिलेशन टू वर्क प्लेस विच इज एस्टेब्लिशमेंट ऑन कंट्रोल और होली सब्सटेंटली फाइनेंस बाय फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और डायरेक्टली। इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस में आती है? चलो मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ एग्जाम्पल से। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है ये मैं आपको बताती हूँ। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है कि वो एक तो पार्शली फंड कर रही हो या इनडायरेक्टली फंड कर रही हो, ठीक है। अब इसमें दो दिए हुए हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या आती है, तो देखते हैं ए और बी। देखो क्लोज ए इसका क्या कहता है? क्लोज ए क्या कहता है? अगर वर्क प्लेस, आपका वर्क प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या यूनियन टेरिटरी के अंडर आता है तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपका रेलवे हो गया, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पीएसयू लाइक ओएनजीसी, एलआईसी, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कहलाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बी क्या कहता है? जैसे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी स्टेट गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। अब और इसमें सेक्शन 2 में क्या कहता है कि जो मैंने अभी दो एग्जांपल दिए आपको 1 और 2 के, अगर वो इसमें कवर नहीं होते, वो इनमें नहीं आए, तो जो बची हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेट गवर्नमेंट में आएंगी, ठीक है। अब देखो ये आप पढ़ लेना कि चेयरपर्सन कौन होता है। चेयरपर्सन लोकल कमेटी का होता है अंडर सेक्शन 7। ये कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। अब देखते हैं डोमेस्टिक वर्कर क्या होता है। डोमेस्टिक वर्कर मीन ए वर्कर हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क, जो आपके घर का काम कर रही है इन एनी हाउस होल्ड फॉर रिमनेशन के लिए कर रही है, वेदर इन कैश और काइंड। कैश और काइंड मतलब या तो कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोठियों में पूरे पूरे दिन के लिए लड़कियां रखी जाती है, मेड्स रखी जाती है, तो उनको वो सैलरी भी तो देते ही देते हैं, और क्या करते हैं, रहने के लिए कमरा दे देते, रूम दे देते हैं, और खाने के लिए खाना, तो ये काइंड में उसको सैलरी मिल रही है। वो डायरेक्टली आई है या किसी एजेंसी के थ्रू आपके यहाँ रिक्रूट हुई है, टेम्परेरी काम कर रही है, परमानेंट कर रही है, फुल टाइम कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? वो डोमेस्टिक वर्कर कहलाएगी। बट अब इसमें एक लाइन देखो, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। अब ये देख लो कि एक घर में ना जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स होते हैं और उनमें से एक पेरेंट सौतेला है, जैसे माँ अपनी है और फादर सौतेला है, और उनकी एक बेटी है, मतलब पहली माँ से एक बेटी है, और इस बेटी के साथ ये जो उसका स्टेप फादर होता है वो सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो वो उसकी फैमिली मेंबर ही, ठीक है, तो उसकी फैमिली मेंबर है, तो वो इसमें डोमेस्टिक वर्कर नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो फैमिली मेंबर है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं 2F का। 2F का एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय मीन ए पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस। जो वर्क एम्प्लॉय कौन होता है? जो वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, रेगुलर पे कर रहा है, टेम्परेरी पे कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू आया है, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है या नहीं पता, उसे रेमुनरेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, वो वर्किंग है, वॉलेंट्री है, और ठीक है, वर्किंग है या वॉलेंट्री है ना। तो उसे, जैसे मान लो कोई ट्रेनी हो गया, इंटर्न हो गया, अब ये टेम्परेरी होते हैं ना, सैलरी मिले या ना मिले ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर सपोज करो अगर कॉलेज स्टूडेंट भी इंटर्नशिप कर रही है तो वो भी एम्प्लॉय मानी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, देखो वर्कर, प्रोबेशनर, अप्रेंटिस, सच टाइम। देखते हैं, ये देखो इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। ये इनका कोई मतलब नहीं है। अब ये देखते हैं सेक्शन 2M, रिस्पोंडेंट मेन। रिस्पोंडेंट मेन ए पर्सन whom against the aggrieved woman has made a complaint। रिस्पोंडेंट पर्सन वो होता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, ठीक है। अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 2N। सेक्शन 2N क्या कहता है? सेक्शन 2N हमें बताता है सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अनवेलकम एक्ट। अनवेलकम एक्ट वो होता है जिससे फीमेल अनकंफर्टेबल है। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, ठीक है। वो कह रहा है, ठीक है, अब ये देखो इसमें 5 सेक्सुअल हरासमेंट में क्या 5 चीजें बताई गई हैं इसमें। फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस, मतलब फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, या डिमांड और रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर सेक्सुअल फेवर की, या कोई उसके सेक्सुअली कलर रिमार्क कर रहा है, या उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, या कोई अदर अनवेलकम जो इन चारों में मेंशन नहीं है, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो और सेक्सुअल नेचर का हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखो जैसे कोई सीनियर अपने एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय को कह रहा है, लेट रुक जाओ, लेट रुक जाओ, प्रमोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसे व्हाट्सएप मैसेज में कुछ गंदा लिख के भेज रहा है, या उसकी बॉडी पे कुछ कमेंट कर रहा है, या उसे ठीक है। और सिंपल सी बात है कि फीमेल का कंसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये सब हो रहा है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। अब देखते हैं सेक्शन 2O। सेक्शन 2O वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो ये आप पढ़ लेना, वर्क प्लेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, क्योंकि इतना डीपली मैं पढ़ूंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वर्क प्लेस सिर्फ ऑफिस नहीं होता, वर्क प्लेस में इंक्लूड होता है आपका देखो आपका क्या होता है, ऑफिस होता है, ब्रांच होती है, ठीक है। और ये आपका कोई प्राइवेट सेक्टर हो गया, प्राइवेट जॉइंट वेंचर हो गया, एंटरप्राइज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, सोसाइटी हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सारे वर्क प्लेस में आएंगे। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हो गए, कोई स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम हो गया, स्पोर्ट जैसे 365 दिन तो नहीं खेले जाते, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हुए तो वहाँ पे जो खेले गए हैं वो भी इसमें ही आएंगे, वर्क प्लेस में, ठीक है। और कोई प्लेस हो गया जहाँ पे एम्प्लॉय विजिट करता है। अब ये वाला पॉइंट देखो, फिफ्थ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप ऑफिस से एक टूर के लिए जाते हो, ठीक है, वहां पे आप सपोज करो आप जयपुर में आपका ऑफिस है, ठीक है, जयपुर में आपका ऑफिस है और आप दिल्ली जा रहे हो आप एक टूर पे जा रहे हो। उस टूर पे आपको मीटिंग्स करनी है, मीटिंग्स करने के लिए आपको होटल्स वगैरह में रुकना है, ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपका ऑफिस तो जयपुर में है, लेकिन इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और कब हुआ है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि आप कंप्लेंट नहीं करोगे, तब भी आपकी कंप्लेंट ली जाएगी, वो भी आपका वर्क प्लेस ही माना जाएगा, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, ऑफिस तो जयपुर में और हरासमेंट दिल्ली में हुआ है, तो वो तो वर्क प्लेस था नहीं, तो उस टाइम पे वो उसका वर्क प्लेस माना जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस के काम से जर्नी पे गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। देखो अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। देखो यहाँ पे ये एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। नो वुमेन मतलब कोई भी औरत, एनीवन किसी भी जगह पर, ठीक है, कोई भी औरत किसी भी जगह पर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चाहे वो उसका सीनियर हो, जूनियर हो, क्लाइंट हो, एम्प्लॉयर हो। ये क्या होगा? जीरो टॉलरेंस है, ठीक है, जीरो टॉलरेंस है। अब देखो ऑफिसर, अब एक ऑफिस में मैनेजर बोलता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सब सब कंपनियों में ऐसा होता है, ठीक है।
तो लॉ क्या बोलता है? नो। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देख लो, ये मैंने आपको पहला बताया। अब इसका देखते हैं 3 का सेकंड पॉइंट, थ्रेट ऑफ डिटर्मिनेशन ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो वो काम कर रही है, ठीक है, अब उसको थ्रेट दे रहा है कि उसको क्या कह रहा है, देखो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता, कभी कभी प्रेशर, थ्रेट, है ना, और उसके लिए एनवायरनमेंट खराब करना, वो भी हरासमेंट में ही आएगा। अब देखते हैं क्लॉज 3, थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है कि अगर तूने मेरा फेवर नहीं किया तो तेरी जॉब चली जाएगी, या आगे तेरा फ्यूचर में मैं प्रमोशन रुकवा दूंगा, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। फोर्थ, इंटरफेरेंस विद हर और वर्क क्रिएटिंग इमिडिएटिंग ऑफेंसिव एंड होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। ऑफिस में उसको परेशान किया जा रहा है, उसके लिए होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, कि अगर मेरे साथ डिनर पे नहीं चलोगी तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट ही है। ठीक है, और कह रहा है कि मतलब मेरी बात मान लो, तुम्हारा अप्रेजल, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अप्रेजल खराब कर दूंगा, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट खराब करने की बात कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। काम नहीं करने दे रहा, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। ठीक है, होस्टाइल एनवायरनमेंट बना रहा है, ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइक टू अफेक्ट हर सेफ्टी और हेल्थ। अब वुमेन वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, अब एम्प्लॉय के फीमेल एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रही है, वो वहाँ पे जा रही है, वहाँ डर डर के काम कर रही है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो डिप्रेशन में जा रही है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो मेंटल हरासमेंट भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही आएगी। आई होप आपको सेक्शन 3 तक ये सारा क्लियर होगा। ठीक है, देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ टच नहीं होता, सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इसमें प्रेशर भी आता है। सेक्शन 3 आपको यही बता रहा है, प्रेशर भी है, थ्रेट भी है, ठीक है, प्रॉमिस भी है, और आपका एनवायरनमेंट भी है, और ह्यूमिलेशन भी है। ठीक है, अब आपका यहाँ तक हो गया। अब आपका आता है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर सेक्शन नंबर 4, चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब देखो क्या होता है कि पोस्ट एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, सेक्शन 4 से। ठीक है, क्योंकि लॉ तभी काम करता है जब कंप्लेंट सुनने वाला और डिसाइड करने वाली अथॉरिटी हो, और इसी अथॉरिटी का नाम होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ वर्क प्लेस शैल बी एन इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू बी नॉन एज द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, हर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंडेटरी होता है कि उसको रिटर्न ऑर्डर देके आईसीसी बनानी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी ही है, ये मैंडेटरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंडेटरी ऑप्शनल है, तो ये मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉयर को एक आईसीसी बनाना जरूरी है। जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ आईसीसी होना भी जरूरी है, बट एम्प्लॉय 10+ होने चाहिए। ठीक है, 10+ एम्प्लॉय होने चाहिए, तो वहाँ पे आईसीसी होना जरूरी है। अब एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पर आईसीसी नहीं बनी है, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनी है, तो कंपनी लॉ वायलेट कर रही है। ठीक है, रूल तोड़ रही है, तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसका प्रोविजो क्या कहता है, मतलब प्रोविजो होता है प्रोवाइडेड, ये क्या कहता है, चलो अब ये देखते हैं। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्कप्लेस लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस डिवीजन और सब डिवीजन लेवल इंटर कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूट ऑल यूनिट और ऑफिसेज। अब देखो, एक कंपनी है, उसकी ना मल्टीपल ब्रांचेज है, मतलब ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, तो जितनी ब्रांच होंगी ना, हर ब्रांच और हर यूनिट में अलग आईसीसी बनेगी, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। देखो फॉर एग्जांपल ले लो, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, और ब्रांचेस उसकी नोएडा, और ब्रांचेस कहाँ है, नोएडा और गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, आपको कौन सा इसको पेपर में लिख के आना है।
ठीक है। तो यहाँ तीनों जगह, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तीनों जगह ही आईसीसी बनेगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 कि इसकी मतलब कमेटी में कितने मेंबर होंगे, कंपोजिशन क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्जाम, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। कंपोजिशन ऑफ मेंबर, द इंटरनल कमेटी shall consist of the following member to be nominated by employer। देखो जो आईसीसी बनती है ना, आईसीसी कंपनी जो बनती है, वो सॉरी कंपनी कह रही हूँ, आईसीसी कमेटी जो बनती है, उसमें जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो एम्प्लॉयर के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं। ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर who shall be a woman employed at senior level at workplace amongst the employee। तो इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है जो कि वुमेन होनी चाहिए, मतलब फीमेल होना कंपलसरी है। ठीक है, फीमेल होना कंपलसरी है। और कौन होगी? सीनियर लेवल एम्प्लॉय होगी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो सबसे सीनियर लेवल एम्प्लॉय होगी फीमेल, वो होगी। ठीक है, ताकि उसके पास अथॉरिटी और डिसीजन हो। अब मान लो प्रोवाइडेड डेथ कि वहां पे कोई सीनियर वुमेन अवेलेबल ही नहीं है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? तो उसकी उनके ऑफिस, अदर ऑफिस से ब्रांच में कोई सीनियर होगा, वो बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या कहता है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब थर्ड में ये कहता है कि अगर उनके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में भी कोई नहीं है तो कौन बनेगा? तो उनके जो जैसे उनका कोई अदर एम्प्लॉयर हो, मतलब सेम एम्प्लॉयर हो, और उनका अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एक आदमी, एक पर्सन दो कंपनी चला रहा है ना, और अलग अलग नाम से चला रहा है। तो अगर इसके सेम ऑफिस में नहीं है तो वो यहाँ से भी सीनियर फीमेल एम्प्लॉय ले सकता है। ठीक है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर फीमेल ही होगी, चाहे कहीं की भी हो। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लो, तो अब जैसे मान लो स्मॉल स्मॉल फैक्ट्री है, उसमें कोई सीनियर फीमेल है ही नहीं, तो जो उसकी सिस्टर एंड कंसर्न कंपनी होगी तो वहां से ले लेगा। ठीक है। अब देखते हैं बी क्या कहता है। नॉट लेस देन 2 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉय प्रेफरेबली कमिट टू द क्लॉज ऑफ वुमेन और हु हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क। बी क्लॉज बी कहता है मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। और प्रेफरेंस किसे मिलेगी? जो वुमेन वुमेन इशू समझे, वुमेन के इशू को समझे, और जिसे सोशल वर्क और लीगल वर्क की नॉलेज हो, तो 2 मेंबर ऐसे होंगे। ठीक है। अब देखते हैं, और ये देखो इसमें मैंने आपको ये वाला बी पॉइंट बताया ना, इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है। अब देखो एग्जांपल ले लो, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव प्लस सीनियर सुपरविजन, दोनों एम्प्लॉय मेंबर हो सकते हैं अगर उन्हें नॉलेज है तो। यहाँ पे नॉलेज होना, डिग्री होना तो अलग अलग बात है। कई पर्सन होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन नॉलेज भी होती है, तो इसलिए कहा गया है कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन प्रेफरेंस दी गई है। अब देखते हैं सी। One member from amongst non-governmental organization or association committed to the cause of women of a person familiar with the issue related to sexual harassment। एक्सटर्नल मेंबर, एक एक्सटर्नल मेंबर होगा। ठीक है, एक मेंबर होगा किसी एनजीओ से या एसोसिएशन से, और वो भी क्या होगा? ठीक है, ये वाला मेंबर जो सी पॉइंट में, ये वाला मेंबर कंपनी का नहीं होता। ठीक है, ये कंपनी का नहीं होता, ये एनजीओ होती है, वुमेन राइट्स के लिए लड़ सके या कोई लीगल बैकग्राउंड हो। और इनका क्या रोल होता है, ये न्यूट्रल होती हैं और बायस नहीं करती। एक्सटर्नल मेंबर आईसीसी का बैकबोन होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर शो बी नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। ठीक है। अब ये कहता है कि एटलीस्ट आईसीसी जो कमेटी बनेगी उसमें एटलीस्ट 50% वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, जेंडर बैलेंस इक्वल है। अगर टोटल मेंबर 4 हैं, ठीक है, तो मिनिमम वुमेन 2 होंगी। टोटल मेंबर 10 हैं तो मिनिमम वुमेन 5 होंगी। 50% तो चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 पे। देखो मैं लाइन बाय लाइन आपको करवा रही हूँ, बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। प्लीज लेक्चर को शेयर करना, सपोर्ट करना। आप लोग देख लेते हो लेकिन सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है। फोकस 3 देखते हैं। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमेटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इनका टर्नओवर क्या होता है? मैक्सिमम टर्नओवर इनका होता है 3 साल। ठीक है, और ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है एग्जैक्ट पीरियड। ठीक है, लाइफ टाइम कोई भी वहां का मेंबर, आईसीसी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है। अब देखते हैं, अब मान लो जैसे वैसे तो मैक्सिमम 3 साल होता है, लेकिन कंपनी एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि 2 साल के लिए बनेगा तो 2 साल वैलिड माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 4 का सब क्लोज 4। इसमें क्या कहता है? जितने भी मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे ना, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट और एसोसिएशन के, उन सब की जो
एक्सटर्नल मेंबर जो होते हैं, ठीक है, उन सबकी फीस पे करनी होगी। वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे। अगर कंपनी के हैं तो उन्हें तो सैलरी मिल रही है, लेकिन जो बाहर के आए जैसे एनजीओ से आए हैं तो वो फ्री में काम थोड़ी करेंगे। और ये प्रोविजन इसलिए लगाया गया है ताकि कॉम्पिटेंट लोग ही आईसीसी में आए, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 4 का 5 रिमूवल। यहाँ पे कहा गया कि रिमूवल कौन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिमूवल ऑफ आईसीसी मेंबर, कि मेंबर को रिमूव किया जा सकता है अगर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावीन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, अगर उसने सेक्शन 16 के प्रोविजन को तोड़ा है, ठीक है, या फिर उसने सेक्शन 16 की कोई इंफॉर्मेशन उसने लीक करी है, या उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, या फिर उस पर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है। सेक्शन 16 क्या कहता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये पूछ सकता है कि सेक्शन 5 में ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिमूवल ऑफ आईसीसी मेंबर किस सेक्शन के उसमें दिया गया है, तो सेक्शन 5 में दिया गया है, लेकिन प्रोविजन कौन से कॉन्ट्राविन करेगा, वो सेक्शन 16 के। तो आपको ये याद रखना है। देखो अब इसमें इसमें ये क्या है, अब ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमेटी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब आईसीसी इंटरनेशनल कमेटी बन चुकी है तो लोकल कमेटी क्यों बना रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए ना, कि जब ऑलरेडी इंटरनेशनल इंटरनल कमेटी बन चुकी है तो यहाँ पे लोकल कमेटी की बात क्यों की गई है? अब मान लो, ठीक है, अब जैसे मान लो वो तो ऑफिस था, और इंटरनल कमेटी के लिए कितनी एम्प्लॉय होनी चाहिए? 10 तो चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा? तो वहाँ वो वाली फीमेल कहाँ जाएगी? ठीक है, या कोई डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही है, वो कहाँ जाएगी अगर उसके साथ कुछ होता है? तो इसलिए बनती है लोकल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। आया आपको ये बात क्लियर? अब ये पोस्ट एक्ट का ना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ गए हम। देखो लॉ तभी इफेक्ट होगा जब उसको अप्लाई करने वाली अथॉरिटी होगी, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं ये वाला सेक्शन। अब देखते हैं सेक्शन 5 नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। अब देखो जैसे हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल या स्टेट में गवर्नमेंट क्या करेगी? इनमें से किसी भी एक ऑफिसर को नोटिफाई करेगी। ऑफिसर कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। इस ऑफिसर को बोला जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस ऑफिसर को बोला जाएगा, इन ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आई होप आपको क्लियर होगा किस किस को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला जाएगा। डीएम, डीएम, एडीएम, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, इनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला जाएगा, और ये लोकल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर होंगे, ठीक है। तो अब देखो मतलब इंचार्ज होंगे, लेवल इंचार्ज, सिंपल ये समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 5 में सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाई कर दिया। मतलब लोकल कंप्लेंट कमेटी किसके पास जाएंगे? अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होंगे ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन होंगे। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की लीगल ड्यूटी है कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनी है, ठीक है। अब वो उन सबके केस सुनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लोकल कमेटी बनी क्यों थी? क्योंकि 10 से कम एम्प्लॉय हैं, तो उनके केस अब यही तो सुनेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। तो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आया? अब अभी दो एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो एक एग्जांपल लो, एक स्मॉल वर्क प्लेस है, लाइक एग्जांपल एक ब्यूटी पार्लर है, उसमें सिर्फ 5 स्टाफ हैं, ठीक है, और ओनर हरासमेंट कर देता है, तो वो कहाँ जाएगी? ओनर ओनर थोड़ी उस अपने आप को कंप्लेंट देगा, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थोड़ी उसे वो जजमेंट देगी या उसका केस लेगी। तो कंप्लेंट जाएगी एलसीसी के पास, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एम्प्लॉयर एक्यूज हो गया, एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल खुद एक्यूज है, तो आईसीसी तो बायस हो जाएगी ना, क्योंकि एक स्कूल में 10 से ज्यादा भी होते हैं, तो यहाँ पे आईसीसी बायस हो जाएगी। तो केस कौन देखेगा? तो केस देखेगी आपकी एलसीसी। आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ये मैंने आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर बता दिए हैं, ठीक है।
अब एक ये वाला रह गया, सॉरी ये नहीं बताया, 6 का 2 देख लो। इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर। अब डीएम है, डीएम को इतने सारे काम होते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि वो हर जगह जा पाए, अपना डीएम का भी काम करे और लोकल कंप्लेंट भी सुनता रहे। तो वो क्या करेगा, वो एक नोडल ऑफिसर हर ब्लॉक के लिए, तालुक के लिए, तहसील के लिए, रूरल के लिए, ट्राइब्यूनल के लिए, यहाँ के लिए एक नोडल ऑफिसर रख लेगा। ठीक है, उसका अब उस नोडल ऑफिसर का रोल क्या होगा। अब देखो, नोडल ऑफिसर का रोल होगा कि वो कंप्लेंट लेगा, ठीक है, और 7 दिन के अंदर अंदर एलसीसी को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोडल ऑफिसर जो कंप्लेंट लेता है वो कितने दिन में फॉरवर्ड करता है, तो वो करता है 7 दिन में। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल ले लो, एक विलेज की डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, एक विलेज से एक लड़की आ गई है, कहीं कोठी में काम कर रही है, तो उसने तहसील ऑफिस में कंप्लेंट दे दी। तो नोडल ऑफिसर 7 दिन में ये कंप्लेंट एलसीसी को भेजेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं सेक्शन 6 का सब क्लॉज 3। देखो, जुडिक्शन ऑफ लोकल सेल एक्सटेंड द एरिया टू डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कंस्टिट्यूट। देखो, एलसीसी जो है ना, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के ही केस देखेगा, क्रॉस डिस्ट्रिक्ट जुडिशन नहीं देखेगा। मतलब एलसी अगर वो एरिया उसके अंडर में आ रहा है तभी वो केस देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। अब देखते हैं हम सेक्शन 7, कंपोजिशन टेन्योर एंड अदर कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। सेक्शन 7 ए क्या कहता है, देखो ये आप पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ। 7 ए क्या कहता है, 7 ए कहता है चेयर जो लोकल जो चेयरपर्सन होगा ना एलसीसी का, ठीक है, वो एमिएंट वुमेन होगी। ठीक है, एमिएंट वुमेन होगी। उसका सोशल बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि कैसे केस हैंडल करते हैं। मतलब ये लगा लो एग्जाम्पल, सीनियर सीनियर वुमेन एनजीओ एक्टिविस्ट प्लस एलसीसी चेयरमैन, वो ये कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका बी, 7 का 1 का बी। अब एक जो मेंबर होगी, 1 मेंबर जो होगी वो नॉमिनेट की जाएगी, जो काम करती होगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे। ये आपको समझ में आ गया। जैसे म्युनिसिपल ऑफिस की फीमेल ऑफिसर हो गई कोई, तो वो चूज कर ली जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, 7(1)(c) में 2 मेंबर होंगी आपकी एनजीओ की, और एटलीस्ट एक वुमेन होगी। ठीक है, और प्रेफरेंस वही लीगल बैकग्राउंड की दी जाएगी। ठीक है, जिसको सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज के बारे में पता हो। अब इसका ये देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, प्रोविजो क्या कहता है एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ नॉमिनी। जो एक मेंबर होगी ना, वो कहाँ से बिलोंग करेगी, ये देखो, एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेगी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी है इसमें। और एक इंक्लूसिव कमेटी बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल ले लो, एनजीओ लॉयर हो गई, एनजीओ लॉयर फीमेल हो गई, और एनजीओ सोशल वर्कर हो गई एससी कैटेगरी की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, क्योंकि थोड़ा कंपोजिशन टफ है इसका। सेक्शन 1 का डी, सेक्शन 1 का डी क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होनी चाहिए एक तो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर होनी चाहिए, सोशल वेयर का वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। उसको जो मेंबर होगी वो कहलाएगी एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, वो यहाँ की एक्स ऑफिशियो मेंबर होगी। कौन होगी, सोशल वेलफेयर, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में जो काम कर रही होगी वो एक्स ऑफिसर कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 7 का 2, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी ऑफ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इसमें जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 3 ईयर होता है, और ये फिक्स किया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होते हैं आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अब देखते हैं 7 का 3। 7 का 3 क्या कहता है कि सेम ग्राउंड है आईसीसी। मतलब कॉन्फिडेंस, जो ऊपर पढ़ाया था ना, कि कोई इंफॉर्मेशन लीक ना करे, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, ठीक है, और डिसिप्लिनरी एक्शन ना चल रहा हो, तो वो वहाँ का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एलसीसी पर भी है। ठीक है, अब देखते हैं 7 का 4, इसकी फीस कितनी होगी, फीस और अलाउंसेस कितने होंगे इस मेंबर इस कमेटी के, है ना, वो देखते हैं। तो एनजीओ और चेयरपर्सन को पेमेंट मिलेगी अमाउंट और रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि एनजीओ और जो उसके मेंबर होंगे ना, उनको फीस मिलेगी अमाउंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ग्रांट एंड ऑडिट, सेक्शन नंबर 8, ग्रांट एंड ऑडिट। ठीक है, देखो, ग्रांट एंड ऑडिट, द सेंट्रल गवर्नमेंट
after due appropriation made by the parliament by law in this behalf, make to state government grant of such sum of money as the central government may think fit for being utilized for the payment of fees referred in subsection 4 of section 7. The state government may set up an agency and transfer the grant, ठीक है, and the agency shall pay to the district officer, and some may be required for the payment of fees, allowances, and the fourth one is the account of the agency referred in subsection 2 maintain an audit in such manner in consultation with the accountant. देखो इसमें सिंपल कहा गया है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट पे करेगी। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी बनाएगी। तीसरे में पॉइंट में क्या गया है? उस एजेंसी से, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, उस एजेंसी से एलसीसी के मेंबर को पेमेंट होगा, ठीक है। और चौथा क्या हो रहा है कि अकाउंट का प्रॉपर ऑडिट होगा और किसके कंसल्टेशन पे होगा, ठीक है, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, जो उस स्टेट का अकाउंटेंट होगा या किसी की कोई बड़ा ऑडिटर के साथ मिलके उसका ऑडिटर वो ऑडिट होगा। सिंपल सा, आपको समझ में आ गया? पहला क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाई। फिर वो एजेंसी जो कमेटी है, ये एलसीसी के मेंबर को पेमेंट कर रही है। फिर चौथे में अकाउंट का प्रॉपर ऑडिट हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 8 बस इतना ही कहता है। और आपका चैप्टर 1, 2 एंड 3 फिनिश हुआ। इसमें टोटल चैप्टर 8 है, ठीक है। आपके 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं जिन्हें देखकर भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। आई एम 110% श्योर, ठीक है। अब और अगर आपको लगता है कि आपको पेड कोर्स लेना ज़रूरी है, मतलब MCQ की डेली प्रैक्टिस हो, तो आप पेड कोर्स भी बाय कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगी। तो चलो अब हम करते हैं हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा कंप्लेंट। इससे पहले कि आपने 3 चैप्टर देख लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं आज हम चैप्टर 4। देखो सेक्शन 9 क्या कहता है? कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये कहता है कि एनी एग्रीव वुमेन में make in writing a complaint of sexual harassment at work placement to the internal committee if so constitute or the local committee in case। देखो ये सारा इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ूंगी, अब मैं आपको समझाती हुई चली जाऊंगी। देखो सेक्शन ये मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि आपका एक्ट जल्दी हो जाए, पढ़ आप भी सकते हो, बट आई एम 110% श्योर मैं आपका कुछ भी बेरख में स्किप नहीं करूंगी, लाइन बाय लाइन करवाऊंगी। तो चलो देखते हैं ये 9 का सब क्लोज 1 क्या कहता है। देखो अगर एग्रीव वुमेन, ठीक है, जो एग्रीव वुमेन मतलब जो कि विक्टिम है, उसको राइट दिया गया है कि वो रिटर्न में कंप्लेंट दे दे। किसके पास दे दे? आईसी इंटरनल कमेटी के पास दे दे अगर बनी हुई है, और लोकल कमेटी के पास दे दे अगर आईसीसी नहीं है तो, ठीक है। और कब से कब तक देनी है? तो ये देनी है विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट। जिस दिन उसके साथ इंसिडेंट हुआ है ना, तो इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर देनी है। अब सपोज करो एक लेडी है कि उसके साथ सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब लगातार कंटिन्यूसली सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है? जो उसके साथ लास्ट इंसिडेंट हुआ है, उस लास्ट इंसिडेंट से 3 मंथ में कंप्लेंट कर सकती है। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे जनवरी, ऑफिस में जनवरी, फरवरी और मार्च में हरासमेंट हुआ है, ठीक है, तो कंप्लेंट मार्च वाले इंसिडेंट से 3 मंथ के अंदर तक देनी है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका फर्स्ट प्रोविजो, ये वाला प्रोविजो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, अब ये देखो कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर शैल ऑफ द इंटर कमेटी चेयरपर्सन। ये पढ़ लेना। अब इसमें ये क्या कह रहा है? अगर वुमेन, देखो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सारी वुमेन ही पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ भी होती हैं जो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं। अगर वुमेन इलिटरेट है, ठीक है, इलिटरेट है या मेंटली डिस्टर्ब है या वो ट्रोमा में है, ठीक है, तो आईसीसी और एलसीसी उसकी हेल्प करेगी, ठीक है, कंप्लेंट लिखने में, ठीक है, कंप्लेंट करवाने में उसकी हेल्प करेगी। और प्रोविजो सेकंड क्या कहता है कि टाइम लिमिट
एक्सटेंड हो सकता है बाय 3 मंथ से। कैसे? अगर सफिशिएंट कोज हो। जैसे मान लो उसे एक वुमेन है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है, और वो 3 महीने में कंप्लेंट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसको धमकी दी गई है, फियर धमकी दी गई है, उसे थ्रेट दी गई है, ठीक है, उसे डराया गया है, या वो ट्रॉमा से बीमार हो गई है, और वो 3 महीने में इंसिडेंट के 3 महीने में कंप्लेंट नहीं दे सकती। तो कमेटी क्या कर सकती है? वो कमेटी 3 मंथ और एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे विक्टिम है, वो डिप्रेशन में चली गई, तो डिले जस्टिफाइड हो गया और कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड प्रोविजो ये कह रहा है कि कितने महीने तक बढ़ा सकती है? 3 महीने का तो टाइम है, और अगर वो नहीं दे पाती तो 3 मंथ और बढ़ा सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखना है प्रोविजो 2, where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity of death। अगर वुमेन फिजिकल इनकैपेबल है या मेंटली इनकैपेबल हो गई है, या फिर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो जो उसका लीगल हेयर है ना, ठीक है, तो जो उसका लीगल हेयर है, वो वुमेन की कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ पर यह है कि अगर विक्टिम की डेथ भी हो गई है तो ये केस बंद नहीं होगा, उसका लीगल हेयर कंप्लेंट कर सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा एवरीवन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 10 होता है कंसिलेशन। देखो यहाँ पे कंसिलेशन भी होता है। जैसे मान लो किसी वुमेन के साथ कुछ हरासमेंट हुआ है और वो नहीं चाहती कि वो कोर्ट के धक्के खाए या इंटरनल कमेटी में जाए या लोकल कमेटी में जाए, तो पहले कंसिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब होगा वो हम ये देखते हैं। अब देखो ये सेक्शन क्या कहता है। द इंटरनल कमेटी as the case may be local committee may be before initiating any inquiry under section 11। सेक्शन 11 में क्या होता है? इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी से पहले कंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमेन टेक स्टेप टू सेटल मैटर बिटवीन हर एंड द रिस्पोंडेंट। अगर एग्रीड वुमेन खुद रिक्वेस्ट करे तभी कंसिलेशन होगा, अदरवाइज कंसिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसिलेशन ऑप्शनल है। अगर वुमेन कहेगी तभी कंसिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कमेटी जबरदस्ती कंसिलेशन नहीं करा सकती, ठीक है। इसका प्रोविजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी एज ए बेसिस ऑफ कंसिलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसको पैसा देकर केस खत्म कर दिया जाए या उसकी डिग्निटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाए। यहाँ पे मॉनेटरी सेटलमेंट इस केस पे तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो उसका रिस्पोंडेंट है वो कह रहा है कि ले पैसे ले ले और कंसिलेशन कर ले, केस को रफा दफा कर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट को पैसों से सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, एक्यूज बोलता है पैसा ले ले और कंप्लेंट वापस ले ले, तो ये पोश एक्ट के अंडर इलीगल माना जाएगा, ठीक है, इलीगल माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 10 का सब क्लोज 2 क्या कहता है। देखो, वेयर सेटलमेंट हैज अराइव्ड अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमेटी। ये चीजें याद रखना क्योंकि DSSB में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब क्लोज भी पूछ लेते हैं। ऑफ द लोकल कमेटी एज द केस में भी सेल रिकॉर्ड द सेटलमेंट टू अराइव एंड फॉरवर्ड द सेम टू एम्प्लॉय और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, अब जो सेटलमेंट हो रहा है वो रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है। अब जो सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट हुआ है, कंसिलेशन का जो सेटलमेंट हुआ है ना, वो सेटलमेंट रिकॉर्ड भी होगा और उसकी कॉपी दोनों पार्टी को जाएगी, मतलब वुमेन को भी जाएगी और जो रिस्पोंडेंट है उसको भी जाएगी। सेटलमेंट हो गया, इसके बाद कोई इंक्वायरी फ्यूचर में नहीं होगी। अब मान लो ये वाला सब प्रोविजन 2 क्यों डाला गया? ये इसलिए डाला गया कि मान लो एक वुमेन ने कंप्लेंट करी कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा कि वहां पे कंसिलेशन करवा लिया, सेटलमेंट ले लिया। उसके 4 साल बाद फिर वो केस दोबारा उठा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सेटलमेंट हो गया, अगर कंसिलेशन हो गया तो सेटलमेंट रिकॉर्ड होगा, कॉपी दोनों पार्टी को जाएंगी कि सेटलमेंट हो गया, इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सेटलमेंट वायलेट होता है, ठीक है, तो इंक्वायरी रीस्टार्ट हो सकती है। कैसे? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने जो आपका 3 भी बता दिया कि जो कॉपी जाए रिकॉर्ड होंगी और ये दी जाएंगी, और ये भी बता दिया कि इंक्वायरी दोबारा क्यों हो सकती है। इंक्वायरी दोबारा क्यों हो सकती है? देखो रीस्टार्ट क्यों होगी। जो एक कंसिलेशन का सेटलमेंट हुआ, कंसिलेशन के सेटलमेंट में ये कहा गया है कि जो जिसने रिस्पोंडेंट है, जिसने मतलब क्राइम किया है, उसको सेटलमेंट में ये निकला कि
वो लेडी बीमार हो गई थी, तो कंपनी ने, इंटरनल कमेटी ने या लोकल कमेटी ने क्या करा, उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उससे दिलवाया, और मतलब खर्चा दिलवाया उसके ट्रीटमेंट के लिए, सेटलमेंट को, केस को दबाने के लिए नहीं, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और उसको बोला कि आप रिटर्न में अपोलोजाइज भी करोगे, सबके सामने भी करोगे। उसने पैसा दे दिया ट्रीटमेंट के लिए, और लेकिन अपोलोजाइज नहीं किया, रिटर्न में भी नहीं किया, सबके सामने भी नहीं किया। तो ये उसने कंसिलेशन की शर्तें, 2 शर्त पूरी नहीं की। तो यहाँ पे अगर वुमेन ने कंप्लेंट कर दी ना, तो इंक्वायरी रीस्टार्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये कहता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11 पर, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। ठीक है, ये पढ़ लेना आप क्या कहता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। देखो, सेक्शन 11 क्या कहता है, कमेटी जो है ना प्रोसीड करेगी इंक्वायरी। ठीक है, आप इंक्वायरी कौन करता है, आईसीसी और एलसीसी इंक्वायरी करती है। ठीक है, एलसीसी इंक्वायरी करती है। अब सर्विस रूल फॉलो होंगे। अगर डोमेस्टिक वर्कर का केस है तो पुलिस को फॉरवर्ड होगा आईपीसी 590 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुलिस को फॉरवर्ड होगा, ये देखो अंडर सेक्शन। ठीक है, अगर डोमेस्टिक केस है, और अपॉर्चुनिटी हियरिंग दी जाएगी। ठीक है, दोनों पार्टियों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि दोनों साइड को बोलने का मौका मिलना है, और नेचुरल जस्टिस हो। ठीक है, बायस इंक्वायरी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि फीमेल ने बोल दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, और ये हो सकता है वो झूठ भी बोल रही हो। जैसे एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें वो झूठ बोल देती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका प्रिविजन नंबर 2। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्रिविजन नंबर 2 क्या कहता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपनसेशन के लिए। ठीक है, ऑर्डर पेमेंट कर सकती है कि कंपनसेशन देगा। अगर आईपीसी में कन्विक्शन होती है तो कोर्ट कंपनसेशन ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, या दोबारा कुछ एग्जांपल लेके समझाऊं। ये देखो, अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखो, समझे बता देती हूँ। अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉई है तो सर्विस रूल के हिसाब से इंक्वायरी होगी, और डोमेस्टिक वर्कर है तो एलसीसी 7 दिन में पुलिस को कंप्लेंट भेजेगी। इसमें इस वाले पॉइंट में ऊपर की समरी ये है। देखो, अगर मैंने बताया था अभी कि अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉई है तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इंक्वायरी होगी, और अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो एलसीसी 7 दिन में पुलिस को कंप्लेंट भेज देगी, और आईपीसी सेक्शन 509 के अंडर। ठीक है, इसका अब 3 वाला पॉइंट क्या कहता है, 3 वाला पॉइंट कहता है कि आईसीसी और एलसीसी के पास कैसी पावर होती है। ठीक है, जैसे आईसीसी वो क्या कर सकती है, समनिंग कर सकती है, मतलब लोगों को बुला सकती है, डॉक्यूमेंट मांग सकती है। ठीक है, या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, और कितने दिन में करेगी, कितने दिन में। और ये चौथा पॉइंट क्या कहता है, कितने दिन में करेगी, इंक्वायरी कंप्लीट कितने दिन में करनी है, इंक्वायरी कंप्लीट करनी है विद इन 19 डेज। ठीक है, पीरियड ऑफ 19 डेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं आपको चैप्टर 4 का क्यों समरी पॉइंट बता देती हूँ। मैंने कंप्लेंट टाइम कितना बताया चैप्टर 4 में, कंप्लेंट टाइम मैंने बताया था 3 मंथ। अगर 3 मंथ में नहीं कर पाती, कोई रीजन होते हैं, बीमार होती, तंगी है, तो 3 मंथ एक्सटेंड हो जाते हैं, ये बताया एक पॉइंट। रिटर्न कंप्लेंट हो सकती है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कंसिलेशन अलाउ है, कंसिलेशन अलाउ है, लेकिन अगर वुमेन कहती है तभी अलाउ है। और इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट होगी, इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी 90 डेज में। अगर केस कंपनी का है तो एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर का है तो ठीक है। अगर देखो, मैंने ये बताया था कि अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय है ना, तो सर्विस रूल के हिसाब से इंक्वायरी होगी। और अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो एलसीसी क्या करेगी 7 दिन में, क्योंकि अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो वो आईसीसी में तो जाएगी नहीं, वो एलसीसी में ही जाएगी। तो 7 दिन में पुलिस कंप्लेंट को भेज देगी। ठीक है, 7 दिन, एलसीसी 7 दिन में पुलिस के पास कंप्लेंट भेज देगी। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, आईपीसी सेक्शन 509। ये क्वेश्चन आ सकता है, 509 याद कर लेना। आई होप आपको ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर होगा। चैप्टर 4 आपका मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब देखो, कंप्लेंट तो फाइल हो गई, इंक्वायरी भी चल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब तक डिसीजन नहीं आता विक्टिम सेफ कैसे रहेगी, है ना। तो इंक्वायरी के बाद फाइनल एक्शन कैसे होगा, इसका जवाब कौन देगा, चैप्टर नंबर 5 देगा। तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 करेंगे। देखो, अब ये चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, जैसे इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, इंक्वायरी चल रही है और विक्टिम खुद रिक्वेस्ट करती है, जो इंक्वायरी चल रही है, और एवरी वुमेन खुद रिटर्न में
ऑरली नहीं, रिटर्न में रिक्वेस्ट करती है, तो कमेटी क्या करेगी, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, ठीक है, वो इंटरिम प्रोटेक्शन रिकमेंड कर सकती है। मतलब पनिशमेंट नहीं, टेम्परेरी रिलीफ है ये। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब देखो, जैसे वो बोल दे 12(1) का ए देखो कि मतलब विक्टिम या एक्यूज को दूसरे वर्क प्लेस में शिफ्ट कर दे। अब मान लो ऐसे विक्टिम है, वो कहे कि मेरे को इसने मेरे साथ ये किया है, मेरे को इससे खतरा है, तो मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो। तो विक्टिम या एग्रीव वुमेन को या रिस्पोंडेंट किसी एक को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दे। ये पनिशमेंट नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब ये मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है, दोनों सेम केबिन में काम कर रहे हैं, तो एक्यूज का ट्रांसफर किसी और ब्रांच में कर दे, ये कह रहा है, ठीक है। अब बी क्या कहता है, ग्रांट लीव टू एग्रीव वुमेन अप टू 3 मंथ। अब ये कह रहा है कि विक्टिम ना, मतलब जो विक्टिम के साथ हुआ उससे वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि उसको मैक्सिमम 3 मंथ की लीव मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये लीव नॉर्मल लीव के अलग होंगी, मतलब जो उसकी अर्न लीव है या कंपनी की जो भी लीव है उसके अलावा अलग होंगी, और इनके पैसे नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो उसको 3 महीने की लीव दे दी जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे वो विक्टिम सीवियर ट्रॉमा में चली गई, तो उसे 2 मंथ की लीव दी गई, लेकिन इसका अमाउंट नहीं कटेगा। अब देखते हैं सी वाला पॉइंट, ग्रांट सच अदर रिलीफ एज में भी प्रेस्क्राइब, जैसे सिचुएशन के हिसाब से उसको रिलीफ दे देगी, या फ्लेक्सिबल कोई कुछ भी कह सकते हो आप, दे देगी। अब देखते हैं 12 का 2, द लीव ग्रांटेड टू अग्री वुमन शैल बी एडिशन लीव शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड। देखो ये पॉइंट मैंने यहीं पे बता दिया था कि उसको जो ये लीव मिलेंगी ना, वो उसकी अलग लीव होंगी, ठीक है। वो विक्टिम का राइट, मतलब ये होगा कि जो उसकी एडिशनल लीव दी गई है वो नॉर्मल लीव से अलग होंगी, ठीक है। इससे विक्टिम का राइट प्रोटेक्ट होता है। अब देखते हैं सब क्लोज 3, अब एम्प्लॉयर शैल रिकमेंड इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयर शैल इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन एल। अब ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता, ठीक है, एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता कि मैं लीव नहीं दे रहा, या ये है या वो है, उसके लिए कंप्लाइंसेस मैंडेटरी हो जाएंगे। ये सेक्शन आपका यहाँ तक क्लियर है या नहीं, फटाफट बताओ। 12(3) का दोबारा समझाऊं, देखो 12(3) का क्या कहता है, जैसे एम्प्लॉयर को आईसीसी और एलसीसी की रिकमेंडेशन फॉलो तो करनी पड़ेगी, और रिपोर्ट भेजनी होगी कि उसने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, वो कंप्लाइंसेस कंप्लीट करने होंगे। 12 का 3 ये पॉइंट कह रहा है। अब तो क्लियर है आपको। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है, इंक्वायरी रिपोर्ट देखते हैं। अब बारी आती है इंक्वायरी रिपोर्ट की। इंक्वायरी रिपोर्ट क्या सब क्लोज 1 क्या कहता है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर, जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर आईसीसी या एलसीसी रिपोर्ट बनवाएगी, ठीक है, और एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगी कि क्या फैक्ट मिले हैं, क्या फाइंड मिले, मतलब पूरी रिपोर्ट फाइंडिंग की। और किसको देगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगी 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और रिपोर्ट कौन बनवाएगा, रिपोर्ट बनवाएगा आईसीसी एलसीसी, और एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को देगी 10 दिन के अंदर, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और दोनों पार्टीज को इसकी कॉपी भी दी जाएगी, ये कह रहा है। अब देखते हैं 13 का 2। 13 का 2 क्या कहता है, अगर हरासमेंट प्रूव नहीं हुआ, मतलब लेडी ने कंप्लेंट करी थी लेकिन वो फेक पाई गई, झूठी पाई गई, ठीक है, तो अगर हरासमेंट प्रूव नहीं होता तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है, 3, और लेकिन अगर हरासमेंट प्रूफ हो जाता है तो रिकमेंड क्या क्या रिकमेंड हो सकता है। देखो ये यहाँ पे हरासमेंट प्रूफ हो गया, तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंड हो सकता है। नंबर 1 एक हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ठीक है। सर्विस रूल के हिसाब से पनिशमेंट, जैसे वार्निंग, सस्पेंशन, डिसमिसल, ये हो सकता है, ठीक है। और नंबर 2 कंपनसेशन, रिस्पोंडेंट की सैलरी से पैसा कट करके वुमेन को दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सैलरी से पॉसिबल नहीं है तो रिस्पोंडेंट जो होगा ना उसे डायरेक्टली पे करना होगा। और अगर नहीं दिया, मान लो वो छोड़ के भाग गया, तो फिर अमाउंट कैसे रिकवर किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू जैसे रिकवर किया जाएगा। अब ये देख लो आप पढ़ के,
मैंने यही बताया है। देखो, टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट मिसकंडक्ट इन अकॉर्डिंग where no such service rule may be prescribed and deduct amount service rule applicable to the respondent। ये सब पढ़ लेना, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है। 4, देखो, द एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद 60 days ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम। जैसे एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 60 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। आपको ये सारे पॉइंट के नोट्स बनाने हैं कि इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करनी होगी, इंक्वायरी कंप्लीट कितने दिन में करनी होगी, कंप्लेंट कितने दिन में होगी। इसमें से यही क्वेश्चन बनेंगे और बाकी लास्ट में मैं इसका आपको एक चार्ट भी बनवा दूंगी जो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट और फॉल्स एविडेंस। हेडलाइन से ही आपको पता चल गया होगा फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट का केस है। ठीक है, 14 का 1 देखते हैं। अगर इंक्वायरी से प्रूव हो जाता है कि कंप्लेंट जानबूझकर की गई थी या फेक डॉक्यूमेंट दिए गए थे, तो जिसने कंप्लेंट की है ना लेडी ने, उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रूफ का ना मिलना, झूठी कंप्लेंट। ठीक है, मैलिशियस इंटेंट प्रूव होना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं 14 का 2। इसमें 14 का 2 क्या कहता है? ये क्या हो गया? 14 का 2 क्या कहता है? देखो, 14 का 2 ये कहता है कि अगर कोई विटनेस झूठ बोल रहा है या फेक एविडेंस दे रहा है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। ठीक है, 14 का 1 समझ में आया। 14 का 1 अगर 14 का 1 मैंने आपको क्या बताया? प्रूफ नहीं मिला, झूठी कंप्लेंट हो गई। ठीक है, तो जो कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट भी इंक्वायरी होगी। और सेकंड में क्या है कि अगर कोई विटनेस झूठ बोल रहा है या फेक एविडेंस है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 15, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन कितना मिलेगा ये बताया गया है। देखो, अगर वो मेंटल ट्रॉमा से है, ठीक है, या उसके करियर का लॉस हो गया है, उसके मेडिकल एक्सपेंस हैं, या रिस्पोंडेंट की इनकम हैम्पर हो रही है, तो ठीक है, तो उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसमें सेक्शन 15 में यही बताया गया है कि कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो उसे लमसम और या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। यही कह रहा है क्या? सेक्शन 15 समझ में आ गया आपको? सेक्शन 15 में मैं आपको एक बार एग्जांपल भी दे देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें विदाउट एग्जांपल समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो, सेक्शन 15 में पहले एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको ये बताया कि अगर उसका मेडिकल ट्रॉमा चल रहा है या करियर का लॉस चल रहा है या मेडिकल एक्सपेंस चल रहा है या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो एग्जांपल ले लो आप कि वो जो विक्टिम है ना, उसकी कोई थेरेपी चल रही है या कोई काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें जो मेडिकल कॉस्ट आती है, ठीक है, वो भी इंक्लूड करेंगे। कंपनसेशन कैसा होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए और ह्यूमन होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। अब वो अमाउंट कंपनसेशन उसको इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है और लमसम में भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कैसे दिया जाएगा, पर कुछ अमाउंट डिस्क्राइब नहीं किया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 16, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। देखो, सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 को आप कह सकते हो कॉन्फिडेंशियली सेक्शन है ये। ठीक है, कैसा है? कॉन्फिडेंशियली सेक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ भी पब्लिश नहीं करना, मतलब जो वुमेन है उसका नाम वो पब्लिश नहीं करना मीडिया में, या किसी को नहीं बताना उसका एड्रेस। ठीक है, ना उसका एड्रेस पब्लिश करना है। ठीक है, ना उसका कोई एविडेंस पब्लिक करना है, ना रिपोर्ट मीडिया और पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करना। और यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पे ना आरटीआई एक्ट भी ओवरराइड करता है इस चीज को। तो आपको सिर्फ यही है, देखो, नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी, ये सब कुछ डिसएबल्ड वुमेन की और विटनेस वगैरह जो भी हैं वो आपको पब्लिक नहीं करने हैं। बस इसमें यही कहा गया है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17। ठीक है, या आप एक एग्जांपल ले लो
तो एग्जांपल ले लो कि जैसे एक सेक्शन 16 का एग्जांपल ले रही हूँ। कंपनी का एचआर है, उसने क्या करा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, यहाँ पे मैंने खाली मीडिया की बात करी, मान लो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने केस को डिस्कस कर दिया, तो यहाँ पे सेक्शन 16 वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना। ठीक है, और मतलब आप वो एवरी वुमन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करोगे। सेक्शन 16 ये कहता है। अब देखते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली, आप इसे कह सकते हो कि अगर आपने कोई भी पब्लिकेशन कर दिया कंटेंट का या इंक्वायरी प्रोसीडिंग की, कुछ भी बता दी, देखो एग्जांपल जो भी कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है, वो ब्रेक करें, जैसे आईसीसी मेंबर, एचआर एम्प्लॉयर, ठीक है, किसी ने भी ब्रेक करा तो उसको सर्विस रूल के हिसाब से पनिशमेंट हो सकती है। सिर्फ ये कहा गया है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 18, अपील। अपील में क्या कहा गया है, देखो अगर कोई भी पार्टी, एग्री पार्टी, ठीक है, एग्री पार्टी रिपोर्ट से खुश नहीं है या एक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो 90 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकती है, किसके पास, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास। अगर वो आईसीसी या एलसीसी से सेटिस्फाई नहीं है तो कोई भी, है ना, तो अपील कितने दिन में होगी, 90 दिन के अंदर अंदर अपील हो सकती है। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। यानी इसमें सेक्शन 19 में एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी, ठीक है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी, ये सब आप पढ़ लेना। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है, सारे पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। देखो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, नंबर ए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना। वुमेन को, एम्प्लॉयर को ये सब करना ही होगा, ठीक है, सेफ वर्क प्लेसमेंट देना है। नंबर बी क्या कहता है, पोस्ट एक्ट और आईसीसी ऑर्डर को डिस्प्ले करना है वर्क प्लेस में, ठीक है, पोस्ट एक्ट और आईसीसी ऑर्डर को डिस्प्ले करना है। नंबर सी क्या कहता है, सी कहता है रेगुलर वर्कशॉप करनी है, अवेयरनेस प्रोग्राम करने, ठीक है, इंटरनल कमेटी जैसा बताए उसके अकॉर्डिंग। डी क्या कहता है, आईसीसी और एलसीसी को इंक्वायरी करने में फैसिलिटीज देना, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर आईसीसी और एलसीसी इंक्वायरी कर रही है तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ई क्या कहता है कि विटनेस और रिस्पोंडेंट को बुलाने में मदद करना, कि जो भी रिस्पोंडेंट है और विटनेस है, इंटरनल कमेटी के कहने पर उनको बुलाने में हेल्प करना। एफ क्या कहता है, एफ कहता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए अंडर सेक्शन 9 के, ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करवाना, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज मांग रही है आईसीसी या कुछ मांग रही है वो सब। जी क्या कहता है, वुमेन को आईपीसी कंप्लेंट में मदद करना, ठीक है, इंडियन पिनल कोड में कंप्लेंट फाइल करने में उसको मदद करना, ठीक है। एच क्या कहता है, आपका एच कहता है क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करना, ठीक है, क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करना। और इसके बाद आई क्या कहता है, आई कहता है आईसीसी रिपोर्ट टाइमली सबमिट हो रही है, ये जे कहता है, ठीक है, कि टाइमली रिपोर्ट सबमिट हो रही है या नहीं, ठीक है, जे कहता है। और आई क्या कह रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट में अगर मिसकंडक्ट हो रहा है तो सर्विस रूल इनिशिएट करना इस मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है। तो अब देखो सिंपल वर्डों में, ये एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, उसे ये सब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये वाला सेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 20 मैंने आपको करवा दिया, सॉरी 19 करवा दिया। चैप्टर 7 में सिर्फ क्या बताया गया है, ड्यूटी एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब यहाँ तक एम्प्लॉयर का काम हो गया। अब आता है सेक्शन 20, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर नहीं पता है तो पहले की वीडियो देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, एलसीसी की रिपोर्ट टाइमली आ रही है या नहीं आ रही ये चेक करेगा, ठीक है। बी में क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एनजीओ के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएगी, किसके रिगार्डिंग, कि अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे सेक्सुअल हरासमेंट और राइट ऑफ वुमेन, वुमेन्स के राइट क्या हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ। देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो मैं कितने जैसे इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करनी होगी, तो इंक्वायरी करनी होगी 90 डेज में, ठीक है। और रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट करनी होगी, रिपोर्ट 10 डेज में, ठीक है। और एक्शन कितने दिन में लेना होगा, एक्शन 60 डेज में, है ना, विद इन 16 डेज में। अपील कितने दिन में होगी,
अपील भी अपील कितने टाइम में होगी? अपील 90 डेज में, ठीक है। और एम्प्लॉय की ड्यूटी मस्ट होगी, और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। अब देखो, ये आप याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होगी। इंक्वायरी और रिपोर्ट और अपील तो 90 दिन की है, एक्शन 60 डे का, रिपोर्ट 10 डेज। ये आप याद कर लेना, ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन 21 क्या कहता है? कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। देखो, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है? रिपोर्ट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट का रूल क्या होगा, इंस्पेक्शन पेनल्टी क्या होगी, कोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, रूल बनाने की पावर क्या होगी। तो 21 का 1 कहता है कि इंटरनल कमेटी या एलसीसी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है। हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट में क्या होगा? कितनी कंप्लेंट आई है, कितनी पेंडिंग है, और कितनी सॉल्व हो गई, ये होगा सेक्शन। और या रिपोर्ट को, और इसी रिपोर्ट को क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा ना, ब्रीफ रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो किसे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा? सब रिपोर्ट की समरी बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। मतलब गवर्नमेंट को हर साल पता रहेगा कि केस का क्या स्टेटस है, क्या नहीं। अब सेक्शन 22 क्या कहता है? एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। अब एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में पोस्ट एक्ट के केस का डाटा डालना होगा, कि कितने केस हुए, कितने केस फाइल हुए, और कितने डिस्पोज हो गए, क्या एक्शन लिया गया है। और अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं बनती तो एम्प्लॉयर किसे इन्फॉर्म करेगा? वो करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, वेयर नो रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर, अगर रिपोर्ट नहीं बनती। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? पोस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करेगी, कि कितनी कंप्लेंट आई है, कितनी कंप्लेंट आई है, एप्रोप्रिएट मॉनिटर करिए कितनी कंप्लेंट आई है, कितना डाटा बना है, कितने केस फाइल हुए हैं, और उसका डाटा मेंटेन करेगी, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 24, अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी। ये सब आप पढ़ लोगे, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी में क्या बताया गया है? गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट के बारे में, देखो, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, पोस्टर्स लगवाएगी, जगह जगह ट्रेनिंग करवाएगी, वर्कशॉप करवाएगी, और बताएगी कि वुमेन के क्या राइट्स हैं, ये सब करवाएगी। एलसीसी के मेंबर को ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम बनाएगी, ठीक है। सेक्शन 24 तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं सेक्शन 25, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये क्या कहता है? इसका 1 कहता है, ये वाला पार्ट, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से पोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकती है, और ठीक है, किसी ऑफिसर को वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन के लिए भी भेज सकती है, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए भेज सकती है, ये देख लो, ठीक है। अब 2 क्या कहता है? 2 कहता है एवरी एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इंस्पेक्शन के टाइम, ठीक है, से सारे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, वो कुछ भी छुपा नहीं सकते। आई होप क्लियर। अब देखते हैं सेक्शन 26, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस। इसमें अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है कंप्लाइंसेस में, तो क्या होगा? चलो ये देखते हैं। ये देखो, ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर पर फाइन लगेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर पे कितना फाइन लगेगा अगर वो फेल हो जाता है कंप्लाइंसेस में? 50,000 रुपीज तक, ठीक है। जैसे क्यों लगेगा? आईसीसी नहीं बनाई एम्प्लॉयर ने, ठीक है। इंक्वायरी के बाद कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। एक्ट के रूल को वायलेट किया, ठीक है, तो उस पे 50,000 रुपीज फाइन लग जाएगा, ठीक है। और वो सेम यही मतलब यही करता है, दोबारा यही करता है, यही गलती करता है एम्प्लॉयर दोबारा, ठीक है, तो डबल पनिशमेंट हो जाएगी, उसके लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, रिन्यू नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है। सेक्शन 27 क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। देखो, कोर्ट केस ये कह रहा है कि जैसे अदर एक्ट में देखा होगा कि कोर्ट खुद संज्ञान ले लेती है, तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट केस तभी लेगी अगर एग्रीड वुमेन ने कंप्लेंट करी है। आईसीसी या एलसीसी को कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो कोर्ट ले ले और वो उसका केस फाइल कर दे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जो केस होगा ना, वो सिर्फ कहाँ होगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही केस को सुनेगा, ठीक है। और इसमें नॉन जो इसका ये ऑफेंस होता है ना, ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 29, ये हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, नहीं इसके बाद सेक्शन 30 भी है। पावर टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेक रूल, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बना सकती है। जैसे आईसीसी मेंबर की फीस क्या है, इंक्वायरी प्रोसीजर क्या है, अपील का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग का फॉर्मेट क्या है, ये सब बना सकती है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 30 में क्या कहा गया है। 30 में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अगर एक्ट, इसमें सिंपल ये कहा गया है कि अगर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर पास कर देगी और लिमिटेशन क्या होगी, ये पावर सिर्फ 2 साल तक यूज हो सकती है, ठीक है, एक्ट स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आपका ये एक्ट यहीं खत्म होता है और इसके एमसीक्यू मैं एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी। पेड ग्रुप में इसके एमसीक्यू ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, और अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।